समरी आप भोली इन हिंदी। राइटर हैं के ए अब्बास। अपने बचपन की शुरुआत से भोली को घर पर नज़रअंदाज किया जाता था। उसके अध्यापक ने उसमें विशेष रुचि क्यों दिखाई? क्या भोली अब अपने अध्यापक की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाई? आगे आइए पढ़ते हैं। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बाल्यकाल से ही प्रत्येक उसे भोली अथवा बुद्धू के नाम से पुकारता था। वह रामलाल नंबरदार की चौथी पुत्री थी। जब वह 10 महीने की हुई तो वह अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई थी और शायद इसके कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसीलिए वह पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी और उसे भोली बुद्धू नाम दे दिया गया था। जन्म के समय वह एक बहुत गोरी और सुंदर बच्ची थी, लेकिन 2 वर्ष की आयु में उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। केवल उसकी आंखें ही सुरक्षित थीं, पर उसका सारा शरीर स्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से कुरूप हो गया। छोटी सुलेखा 5 वर्ष की उम्र तक कुछ भी नहीं बोलती थी और अब अंत में उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी। दूसरे बच्चे प्रायः उसकी खिल्ली उड़ाते और उसकी नकल किया करते थे। इसके परिणामस्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनमें से भोली सबसे छोटी थी। रामलाल का घर एक समृद्ध किसान का था और वहां खाने पीने का कोई अभाव नहीं था, अर्थात सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उसके सभी बच्चे भोली के अतिरिक्त स्वस्थ और पुष्ट थे। बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और फिर कॉलेज में भेजा गया था। बेटियों में राधा सबसे बड़ी थी, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की भी शादी तय हो चुकी थी और यह काम संपन्न हो गया था। तो रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा की चिंता की। वे सभी सुंदर स्वस्थ लड़कियां थीं और उनके लिए दूल्हों की तलाश करना मुश्किल नहीं था। लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। वह न सुंदर थी न समझदार थी। भोली की उम्र 7 वर्ष थी जब मंगला की शादी हुई थी। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। स्कूल का उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब पधारे थे। उसने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि हो तथा तुम्हें ग्रामवासियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली तो वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। अंत में उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया जाना चाहिए। भोली को स्कूल भेज दो। जैसा कि स्पष्ट है, उसकी शादी होने के अवसर नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है और उसमें समझ की कमी है। अध्यापकों को स्कूल में उसके बारे में चिंता करने दो। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा तथा बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली डर गई। वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या भला है, क्या चीज है। उसे क्या याद आया कि कुछ दिन पूर्व उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, उसे बेच दिया गया था। ना, नहीं, नहीं, वह भय से चीखी तथा उसने अपना हाथ पिता के हाथ से छुड़ा लिया। क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख? रामलाल ने तेजी से बोला, मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। फिर वह अपनी पत्नी से बोला, इसे आज कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, अन्यथा शिक्षक तथा स्कूल की अन्य लड़कियां इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें ही उसे पहनाई जाती थी। कोई भी उन वस्त्रों की न तो मरम्मत करता था न ही धुलाई। पर आज भोली का सौभाग्य था कि उसे ऐसे साफ वस्त्र पहनने को दिए गए जो कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गए थे तथा चंपा को अब छोटे हो गए थे। भोली को नहलाया गया, उसके सूखे उलझे केसों में तेल लगाया गया। तब उसे विश्वास हुआ कि उसे अपने घर से श्रेष्ठ किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है। जब वे स्कूल पहुंचे, बच्चे कक्षाओं में पहले से बैठे थे। रामलाल ने अपनी बेटी प्राचार्या को सौंप दी। अकेली रह जाने के कारण भोली ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। वहां अनेक कमरे थे और हर कमरे में लड़कियां चटाई पर बैठी थी, या तो पुस्तकें पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। प्राचार्या ने भोली से कहा, एक कोने में बैठ जाओ। भोली यह नहीं जानती थी कि स्कूल वास्तव में कैसा था और वहां क्या होता है, लेकिन अपनी ही आयु की अनेकों लड़कियों को वहां हाजिर देख वह खुश थी। उसने आशा की थी कि इन लड़कियों में से कोई एक उसकी दोस्त जरूर बनेगी। अध्यापिका कक्षा में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आया था। वह दीवार पर लगे चित्रों की ओर देखती रही। उनके रंग उसे लुभाने लगे। घोड़ा उसी प्रकार का भूरा था जिस प्रकार तहसीलदार गांव का दौरा करने आया करते थे। बकरी का रंग उनके पड़ोसी की बकरी की भांति काला था। तोते का रंग हरा था, जैसे तोते उसने आम के बगीचे में देखे थे, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की भांति ही थी। और अचानक भोली ने अध्यापिका को अपने पास उसकी ओर मुस्कुराते हुए खड़े देखा। छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? अध्यापिका ने पूछा। तो भोली ने कहा, भो भो भो। वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और
उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ ही निकल पड़ी। अपना सिर नीचे झुकाए वह कोने में बैठी रही। अन्य लड़कियों की ओर देखने का साहस नहीं हुआ। वह जानती थी कि वे अब भी उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गईं, पर भोली का कमरे के कोने से उठने का साहस नहीं हुआ। उसका सिर अब भी झुका हुआ था और वह सिसक रही थी। भोली, शिक्षिका का स्वर इतना कोमल तथा शांतिप्रिय था। अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रकार से उसे कभी नहीं बुलाया गया था। शिक्षिका के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। अध्यापिका ने कहा, उठो। यह आदेश नहीं था, बल्कि एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या उसकी हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी? इस दयालु महिला की खातिर फिर भी भोली ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। उसकी आवाज इतनी सुखद थी, वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएगी। शाबाश। तो भोली ने बोलना शुरू किया। भो भो भो, उसने हकलाना शुरू किया। शाबाश शाबाश, अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। हाँ हाँ, अब अपना पूरा नाम बताओ। भो भो भोली। अंत में उसने कह ही दिया तथा उसे बहुत राहत मिली, मानो वह उसकी एक महान उपलब्धि थी। शाबाश, अध्यापिका ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई तथा कहा, अपने मन से भय हटा दो तथा तुम अन्य बच्चों की भांति बोलने लगोगी। भोली ने मानो यह पूछने के लिए सिर उठाया, सचमुच? हाँ हाँ, यह बहुत आसान काम होगा। तुम केवल हर दिन स्कूल आओगी ना? भोली ने स्वीकृत में सिर हिला दिया। नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो। हाँ हाँ। और भोली को स्वयं आश्चर्य हो गया कि वह इतना बोल सकी। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अब यह पुस्तक लो। पुस्तक में सुंदर चित्रों की भरमार थी तथा वे रंगीन चित्र थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय के चित्र। गाय लक्ष्मी जैसी, और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षरों में लिखा था। 1 महीने में ही तुम यह पुस्तक पढ़ सकोगी, तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, तब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी। कुछ समय में तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगी। तब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने योग्य नहीं होगा। सम्मान के साथ लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे और तुम बिना जरा सी भी हकलाहट के बोल सकोगी, समझी? अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे फिर से आ जाना। भोली को लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हों और स्कूल भवन के सामने के पेड़ों में बड़े लाल फूल खिल उठे हों। उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन से धड़क रहा था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। गांव एक छोटा कस्बा बन गया। छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई। अब टीन शेड के नीचे एक सिनेमा घर तथा बिनौले से रुई अलग करने का कारखाना भी लग चुका था। मालगाड़ी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तब क्या मैं दिसंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? हाँ अवश्य, उसकी पत्नी ने कहा। भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाने पर भाग्यशाली हो जाएगी। एक बड़ी दुकान, अपना स्वयं का मकान, और मैंने सुना है कि अनेकों हजार रुपए उसके बैंक में जमा है। इससे बड़ी बात यह है कि वह कोई दहेज की मांग नहीं कर रहा है। यह तो ठीक है, पर वह इतना जवान नहीं है। तुम जानती हो, वह लगभग मेरी आयु का है और वह लड़ाता भी है। इसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पत्नी ने उत्तर दिया, 45 या 50 एक पुरुष के लिए यह कोई बड़ी आयु नहीं होती। हम सौभाग्यशाली है कि वह दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के दाग से पूर्ण चेहरे के बारे में तथा उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। हाँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी। वह देखो क्या कहेगी। वह तो एक मूक गूंगी गाय की भांति है। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, रामलाल बड़बड़ाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी हुई थी और वह अपने माता पिता की फुसफुसाहट वाली वार्तालाप को सुन रही थी। दिसंबर माह के एक दिन पर था। वह दोस्तों तथा रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी को अपने साथ लेकर विवाह के लिए आया। वह एक वाला बर्ड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे आगे चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल इतनी ठाट बाट और शांत जाकर देखकर भूखा न समाया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। भोले की बड़ी बहनें इस मौके पर हाजिर थी। उन्हें भोले की किस्मत पर हिस्सा होने लगी। जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा, दुल्हन को लाओ। भोली दुल्हन के लाल रस्मी साड़ी पहने पुत्र रत्न के पास लाई गई। दुल्हन को माला पहनाओ। दिसंबर के एक मित्र ने उसे उकसाया। दुल्हन ने पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। एक हाथ में दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। दिसंबर ने भोली के चेहरे की ओर निगाह डाली। जयमाला उसके माथे में ठहर गई। तब दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। क्या तुमने उसे देखा है? दिसंबर के पास खड़े एक दोस्त ने कहा। उसके चेहरे पर शिक्षक के निशान है। तो क्या हुआ? तुम भी युवा नहीं हो सकता है, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए दहेज में देने होंगे। रामलाल,
आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी उतार कर विशंबर के पाँव में रख दी। मुझे इस प्रकार लज्जित मत करो, 9,000 रुपए ले लो, नहीं 5,000, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। अपनी बेटी को घर में बैठा लो, मुझ पर कुछ तो रजम कीजिए कृपया। यदि आप वापस चले गए तो मैं कभी अपना चेहरा कभी नहीं दिखाने लायक रहूंगा। तो आपको 5,000 रुपए निकालो। आंखों में आंसू बरसाते हुए उन्होंने तिजोरी खोली और माता की गिनती की। उन्होंने नोटों का बंडल पीले के फरों में रख दिया। दिसंबर के दिन की उसका उठाई, उसने पूरा खेला था और जीत गया था। मुझे जब मैंने दो उसने घूमना की एक बाल्टी से दूल्हे के चूल्हे पर से घूमर हटाया गया, लेकिन उसने उसकी दोस्त नीचे झुकी हुई थी। वो ऊपर की ओर सीधी और हमारे पानी की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में कोई गुस्सा अथवा घृणा नहीं थी, केवल ठंडी बर्फ थी। दिसंबर के दिन की गली में जंगल में डालनी चाहिए, लेकिन मैं जंगल में नहीं पता उससे कौन होगा कहा बिजली की प्रतीक की भांति आगे बढ़ा और उसने संभाला और उसके पिता आपके बहुत बेटे पिताजी अपना पैसा वापस ले लो, इस बात के साथ शादी नहीं करूंगी। शुरू हो गई, इतनी बेसम, इतनी क्रूर और इतनी बेसम बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो? तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है? मैं उस लंबे दूल्हे आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मैं अपने पति के रूप में तथाकथित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। कितनी बेशर्म लड़की है, हम सब ने सोचा कि एक भी दोस्त मुझे बोलना चाहती थी, आप ठीक कहती हैं। आप सबने सोचा था कि मैं बेजुबान नहीं हूँ, इसी कारण आप मुझे इस बदले दीवार चीज को सौंप देना चाहती थी। क्या आपको लगता है जो नकराती लोग को वो की बोल रही है, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? संभवनाथ पंचारी अपने पार्टी के साथ वापस जाने लगा। विचलित बहन वालों ने सोचा कि अब विवाह संपन्न हो गया। सनातन वाला गीत जैसे जमीन में रुका हुआ था, बल्कि अग्नि के गोले धीरे धीरे बुझ गए। तो व्यक्ति जैसे और उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा है? अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारा क्या करेंगे? इस सारे नाटक को देख रहे थे, क्या नहीं वाली उसकी मुस्कान अपने समर्थन को पूर्ण होते हुए देखता है।